2 मार्क के रहेंगे अगेन 5 क्वेश्चंस, उसके बाद सीधे 5 मार्क का हमने दिया है। 5 मार्क के रहेंगे 3 क्वेश्चंस, ठीक है। अब यहाँ पे आपके 5 हो गए, यहाँ पे आपके 10 हो गए और यहाँ पे आपके 15 हो गए, तो टोटल हो गया आपका 30। ओके, ये मैंने मैथ्स में तो फॉलो किया है एंड एज फार एज आई नो फिजिक्स में भी यही चला है, ठीक है। मैथ्स में तो हुआ है, फिजिक्स में भी मोस्ट प्रोबेबली हुआ है। फिजिक्स में भी 30 मार्क्स ही है एंड आई थिंक डिवीजन भी यही है। ओके, चलो, सो वी विल स्टार्ट विद द सेशन नाउ। अच्छा, तो नाउ द चैप्टर नेम इज आईटीएफ। गाइस, आईटीएफ में चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, इसमें अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 2.2 रिमूव हो गया है, ठीक है। बट थोड़ा सा बेसिक चीजें हम स्टिल देख लेंगे, हमने जब पढ़ा भी था तो हमने कुछ छोड़ा नहीं था, बट फिलहाल के लिए तो ये कंफर्म है कि एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। चलो यार, तो नाउ नाम है चैप्टर का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। 30-40 मिनट्स में आज का हम सेशन खत्म कर देंगे, तो अब 30-40 मिनट्स पूरा फोकस यहाँ पे दो, क्योंकि मंडे की क्लास में इस टॉपिक को प्लानर के अकॉर्डिंग खत्म करना है। तो मंडे को क्वेश्चन डिस्कशन, डाउट डिस्कशन होगा इसका। गाइस देखो, फंक्शन क्या होता है ना, व्हेन आई टॉक अबाउट फंक्शंस वर्ड, तो ये फंक्शन से आपको क्या पता चलता है, वन इनपुट, हर इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट आना चाहिए, राइट। हर इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट होना चाहिए। अब अगर हम बात करें एक बार इसको पढ़ने के लिए, अगर हम बात करें अपने नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्री को, नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्री क्लास 11 वाला, तो गाइस क्लास 11 वाला ट्रिगोनोमेट्री भी क्या होता था, वो भी एक फंक्शन होता था। वो भी एक फंक्शन क्यों होता था, क्योंकि मान लो अगर मैंने यहाँ पे एंगल रखा है 30 डिग्री, यहाँ पे एंगल रखा है 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री का थीटा का वैल्यू है 30। तो जब हम साइन थीटा कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब हम 30 डिग्री का जब साइन कैलकुलेट करते हैं तो वो आ रहा है 1/2, राइट। वो आता है 1/2 एंड दिस अल्टीमेटली इज यूनिक, दिस अल्टीमेटली इज यूनिक, राइट। ऐसा ऐसा तो नहीं हुआ ना गाइस, आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा है साइन 30 का वैल्यू, 11th में भी पढ़ा है, क्या आपको कहीं पे भी साइन 30 का वैल्यू एक से ज्यादा मिला? टेल मी यस और नो। साइन 30 का वैल्यू सिर्फ 1/2 था या कुछ और भी पढ़ा था आप लोगों ने? बताओ सब कोई। सिर्फ 1/2 ही पढ़ा था ना? क्या किसी ने ये पढ़ा था कि साइन 30 डिग्री किसी बुक में 1/2 है और किसी बुक में -1/2 है? ये पढ़ा था किसी ने? एक बुक में कहीं 1/2 दिख गया, एक बुक में कहीं -1/2 दिख गया, नहीं दिखा था, राइट। तो ये इट वॉज एनपी, नॉट पॉसिबल और नॉट ट्रू। तो यहां पे हम लोगों ने जो पढ़ा 11th में हो गया, 10th में हो गया, हमने देखा कि कोई एक एंगल है और उस एंगल का अगर हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं, उस एंगल पे टी रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमको यूनिक वैल्यू मिलता था। तो उस केस में सिंस we were getting unique value, for every t ratio, of an angle,
क्योंकि हमको किसी भी एंगल का जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट करते थे और वो यूनिक आता था, तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कह सकते थे। इसीलिए हम उसको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कह सकते थे, राइट। विनीत भार्गव, फर्स्ट ऑफ ऑल हु आर यू? अच्छा, न्यू स्टूडेंट क्या? विनीत, आर यू दैट न्यू स्टूडेंट? अच्छा, ओके ओके ओके, अच्छा अच्छा ठीक है। वीडियो लैग कर रहा है क्या गाइस? वीडियो लैग कर रहा है क्या? विनीत को एक्चुअली वीडियो लैगिंग दिख रही है। विनीत, सबको ही नो लिख रहे हैं, एक बार देख लो, मेरे ख्याल से थोड़ा सा इश्यू हो सकता है आपके इंटरनेट का, ठीक है। किसी ने भी यस नहीं किया, सब कह रहे हैं कि क्लियर है वीडियो। हाँ, तो आई वाज टॉकिंग कि जो हमने 11th में जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज देखा था, तो दे वेर 10th में हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहते थे और 11th में वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कहते थे। फंक्शंस क्यों कहते थे? क्योंकि हर एक इनपुट पे हमारा जो साइन, जो आउटपुट आता था वो यूनिक आता था। ऐसा नहीं होता था कि 30 डिग्री का साइन मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो 1/2 आ रहा है, आप कैलकुलेट कर रहे हो तो -1/2 आ रहा है। इट वाज यूनिक, राइट। तो इसीलिए हम उसको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कहते थे। नाउ एक चीज है यहां पे, इनवर्स बोला गया ना, चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब थोड़ी सी चीज अगर हम बात करें, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एक, हाँ। अब गाइस क्या होता है ना कि किसी भी फंक्शन का जो इनवर्स है, किसी भी फंक्शन का जो इनवर्स है वो तभी पॉसिबल है, ओनली पॉसिबल when the function is bijective. It is only possible when the function is bijective. Bijective का मतलब क्या होता है? on to भी हो, 1 1 भी हो एंड on to भी हो, ठीक है। अब ये एक्चुअली है चैप्टर 1 पे बेस्ड। दिस इज चैप्टर 1 का फंडा है जो कि रिमूव कर दिया गया है। बट थोड़ा सा हमको बस इतना ही जानना है कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब पॉसिबल है, जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव होने का मतलब फंक्शन 1 1 भी है और फंक्शन ऑन टू भी है, ठीक है। फंक्शन 1 1 भी है और फंक्शन ऑन टू भी है। अब अगर ये कह रहा है कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी पॉसिबल है जब फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, तो एक बार हम चेक करते हैं कि हमारा जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस था, हमारा जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था, क्या वो बाइजेक्टिव था, क्या वो 1 1 था, क्या वो ऑन टू था। तो इसके लिए मैं साइन का ग्राफ ड्रॉ करता हूं। ड्राइंग पे मत जाना, आपको पता है मेरा ड्राइंग कितना सुंदर होता है। ड्राइंग बनाने के साथ, ड्राइंग जब आता है तो मेरा हाथ कांपने लग जाते हैं। हाँ, तो मान लो कि मैं साइन का ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूँ। ऋतिक, आप तो सेंटर वेंटर पे आने वाले थे, कल ग्रुप पे खूब मैसेज चल रहा था, बुलाया भी था, फिर क्या हो गया? ठंड देखकर नहीं आए क्या? हाँ, तो चलो, अच्छा खासा बन गया ग्राफ। नाउ दिस इज y इज इक्वल टू साइन एक्स। y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। अब अगर हम इसका डोमेन का बात करें एक बार, तो डोमेन क्या होता है इसका? r होता है। रेंज की बात करें, आउटपुट, तो रेंज होता है -1 से 1, ठीक है। -1 से 1। अब इसका एक्स एक्सिस के अलोंग हम क्या पुट करते थे? एंगल्स पुट करते थे, थीटा। इसके अलोंग हम लोग एंगल्स पुट करते थे, और वाई एक्सिस के अलोंग हम आउटपुट वैल्यू पुट करते थे, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे ये वैल्यू कितनी होती थी? ये वैल्यू होती थी 1। ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू होती थी -1, ठीक है। ये पॉइंट होता था आपका 0 डिग्री का, ये हो जाता था π/2, ये होता था पाई, ये हो जाता था यहाँ पे
3π/2, ये हो गया आपका 2π। लेफ्ट साइड में गए तो नेगेटिव एंगल्स भी आएंगे, तो ये आपका -π/2 हो गया, ये आपका -π हो गया, एंड सो ऑन। ठीक है, ये अपना ग्राफ हो गया, एंड दिस इज हाउ द शेप ऑफ ग्राफ इज। अच्छा गाइस, अच्छा बहुत लोगों के मैसेजेस, ये प्रत्युष फिर से शुरू हुआ पड़ा। पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, डोंट वरी। हाँ, अब देखो गाइस, क्या है ना कि इधर अगर हम लोग कोई एक एंगल लेते हैं, या मान लो मैं जानना चाहता हूं कि मेरा आउटपुट 1 कब आएगा, मैं जानना चाहता हूं कि मेरा आउटपुट 1 कब आएगा, तो क्या देखने को मिलता है हमें, चेक करो। ये जो लाइन बनाई मैंने, ठीक है, ये लाइन हमारे y एक्सिस को मान लो 1 पे कट कर रही है, और ये लाइन सबके टॉप को मीट कर रही है, यहां पे भी मीट कर रही है, यहां पे भी मीट कर रही है, यहां पे भी मीट कर रही है, और यहां पे भी मीट कर रही है। तो यहां पे हमें क्या देखने को मिला, यहां हमें ये देखने को मिला कि साइन ऑफ π/2 इज इक्वल टू साइन ऑफ, ये वाला एंगल कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 5π/2। ठीक है, 5π/2 हो जाएगा वो। तो साइन ऑफ 5π/2, और यहां पे ये कितना है, साइन ऑफ -3π/2। तो अल्टीमेटली जो मैं चीज दिखाना चाहता हूं कि ये उससे क्या हो गया, दिस इज अ मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन क्या होता है गाइस, कि एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट होता है, एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट होता है, और वो आउटपुट और किसी दूसरे इनपुट के लिए नहीं आता। कहते हैं, मतलब जो हमने क्लास में डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा, तो अगर ए फंक्शन से, एक फंक्शन डिफाइंड है ए सेट से बी सेट के ऊपर, अगर एक फंक्शन डिफाइंड है ए सेट से बी सेट के ऊपर, तो बी के जितने भी एलिमेंट्स है ना, उनका यूनिक प्री इमेज होता था, तभी वो 1-1 फंक्शन कहलाता था, उनका यूनिक प्री इमेज होता था। अब जैसे अगर मैं π/2 की बात करूं, या मैं अभी फिलहाल 1 की बात करूं, तो मेरा बी सेट में अगर एलिमेंट है 1, तो ए सेट में उसका प्री इमेज क्या क्या प्रेजेंट है, ए सेट में उसका प्री इमेज π/2 भी मिलेगा, और उसका इमेज प्री इमेज 5π/2 भी मिलेगा। तो इस केस में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि since this is a many one function, we can't find the inverse directly, we can't find the inverse directly, clear। अभी अगर कोई ऐसे बोले कि भाई इनवर्स सीधा निकाल लेते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। आ रही है बात समझ में, सीधा यहाँ पे हमारा इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं था। तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए ना इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। क्यों रेस्ट्रिक्ट किया गया गाइस, क्योंकि हमें दिख रहा है कि π/2 पे अगर इसका वैल्यू, साइन π/2 पे वैल्यू 1 आ रहा है, तो 5π/2 पे भी वैल्यू 1 आ रहा है। ठीक है, अगर हम 0 की बात करें, तो साइन 0 का वैल्यू भी 0 होता है, साइन 180 डिग्री भी 0 होता है, साइन 360 डिग्री भी 0 होता है। तो अगर मैं इसको 1-1 बनाना चाहता हूं, तो मेरी मजबूरी क्या होगी कि मुझे इसका डोमेन जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर देना होगा। जैसे एक सिनेरियो ऐसा बन सकता था गाइस, कि मैंने यहां से लेके यहां तक का पार्ट, ठीक है, यहां से लेके यहां तक का पार्ट को मैंने कर दिया, काट के रख दिया। ठीक है, यहां से लेके यहां तक, एक मिनट, या सिंपल सा अगर मैं सबसे पहले लूं, बेसिक जो सबको दिमाग में हिट सही से फील आएगा, यहां से लेकर 2π तक का, यहां से लेकर 2π तक का जो पार्ट है, अब ध्यान से देखो, उसमें हर एक आउटपुट के लिए यूनिक एंगल चाहिए। 0 से लेके 2π के लिए आप देखो, हर एक आउटपुट के लिए मेरे को यूनिक एंगल चाहिए होगा। जैसे अगर बात करें इधर का, तो इसके लिए मुझे यूनिक आउटपुट चाहिए होगा। ठीक है,
इसके लिए मुझे यूनिक आउटपुट चाहिए होगा, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा यहां लेकिन क्या देखने को मिल रहा है कि इस सिनेरियो में स्टिल क्या हो रहा है, सेम आउटपुट मिल रहा है। यहां पे हमें इस एंगल पे भी सेम आउटपुट है और इस एंगल पे भी सेम आउटपुट है। तो क्या अभी भी ये 1-1 फंक्शन बना? अभी भी ये 1-1 फंक्शन नहीं बना, राइट। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट होगा कि हम इसके डोमेन को इस तरीके से रिस्ट्रिक्ट करें कि उस डोमेन में से एक इनपुट जाएगा तो उसके लिए जो आउटपुट आएगा वो फिर किसी दूसरे इनपुट के लिए ना आए, या फिर अब हमारा जो आउटपुट आएगा उसका प्री इमेज यूनिक होगा। तो अभी मैंने जैसे 0 से 2 पाई वाला फंडा लगाया तो मुझे दिख रहा है कि 0 से 2 पाई वाला काम नहीं कर रहा भाई, क्योंकि ये जो ये वाली लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, तो यहां पे इसके लिए जो आउटपुट आएगा इस एंगल के लिए भी वही आउटपुट आने वाला है। तो अभी जो मैंने 0 से 2 पाई का इंटरवल लिया वो मेरा काम नहीं करेगा। दूसरा क्या टेक्निक था, इस तरीके से लोगों ने सोचा और सोचने के बाद पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू को भी काउंट करना था। तो इसीलिए जानते हो क्या लिया गया? फाइनली लिया गया π/2 से लेके -π/2 तक, -π/2 से लेके +π/2 तक का इंटरवल को लिया गया। और उस इंटरवल को ध्यान से देखो, अभी आपके सामने ब्लैक कलर का जो कर्व दिख रहा है, अब इस ब्लैक कलर के कर्व में -π/2 से लेके +π/2, ठीक है। मैंने जो एक ग्रीन कलर से दो वर्टिकल लाइन बनाया है ना, अब यहां पे जो हमको ये वाला कर्व दिख रहा है, ये वाला कर्व, आप देखो ये कर्व के लिए इस कर्व के ऊपर का कोई भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट यूनिक है, ठीक है। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट यूनिक है। इधर अगर आप देखोगे, अगर मैं इधर बात करूं लेट से इस पॉइंट, यहाँ पे इस आउटपुट के लिए, तो ये आउटपुट मान लो आया है हमारा 30 डिग्री के लिए, एग्जांपल ले रहा हूं, तो 30 डिग्री पे ये आया होगा 1/2। तो अब ऐसा कोई आपको लाइन दिख रहा है जहां पे 1/2 आएगा? कोई लाइन नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, कोई भी लाइन यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्या किसी को? गौरव, कन्हैया, अभिषेक, अदितिराज सिन्हा, प्रत्यय, अब कोई यहां पे क्लियरली अगर आप देखोगे तो देन दिस बिकम्स अ 1-1 फंक्शन। अभिषेक कह रहा है नीचे बन सकता है। अभिषेक नीचे कैसे बनेगा? अगर आप ध्यान से देखोगे अभिषेक, तो 0 से लेके π/2 में ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है। देखो ब्लैक कलर का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, 0 से π/2 में, और -π/2 से लेके 0 तक ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है। तो छोटा सा इंटरवल में ऊपर है, छोटा सा इंटरवल में नीचे, तो सेम तो आ ही नहीं सकता ना। अब नीचे वाला पॉइंट जो है -π/2, तो -π/2 पे आपका साइन का आउटपुट आएगा -1, और कोई मेरे को यहाँ पे एंगल नहीं दिख रहा जहां पे आउटपुट -1 आएगा, ठीक है, और मुझे कोई आउटपुट नहीं दिख रहा जहां पे -1 आएगा। सिमिलरली वो देखो ऊपर जो +1 निकल कर आ रहा था, तो वो आ रहा था साइन π/2 90 डिग्री पे। अब मुझे और कोई -π/2 से लेके +π/2 तक कोई ऐसा एंगल नहीं दिख रहा जहां पे मुझे आउटपुट 1 मिले, ठीक है। तो इस तरीके से जब हमने इस डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया, ठीक है, ये डोमेन मतलब ये आगे भी शिफ्ट कर सकते थे, हो सकता था -π/2 से लेके +π/2 के जगह पे आप +π/2 से लेके 3π/2 भी कर सकते थे, या फिर आप 3π/2 से लेके 5π/2 भी कर सकते थे, ठीक है। कोई भी एक पाई इंटरवल पिक करोगे, कोई भी एक पाई इंटरवल पिक करोगे तो यहाँ पे वो आगे नहीं जा रहा, ठीक है। अदनान हैंड रेस कियो, बताओ क्या पूछना है, लेट आए हो फिर से तुम। अच्छा, तो आई बिलीव इस तरीके से क्या हुआ गाइस, मैसेज कर रहे थे, कहां पे मैसेज कर रहे थे यार? अच्छा ये एक मैसेज देखा मैंने, क्लास मींस, एक ही मैसेज तो किया है आपने, ओके। सो
आई बिलीव मैं जो चीज यहाँ पे समझाना चाहता था वो ये था कि इनवर्स निकालने के लिए फंक्शन को बाइजेक्टिव होना जरूरी है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो एक मैनी वन फंक्शन होता है। अब मैनी वन फंक्शन होता है तो डायरेक्टली आप उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते, तो हमको क्या करना पड़ा, हमको डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ा। डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करने का मतलब क्या है, जैसे साइन एक्स का जो डोमेन होता है आर होता है, मतलब आप कोई भी एंगल पुट करो उसके लिए आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जब हम इसका इनवर्स निकालने गए तो इनवर्स निकालने के लिए क्या हुआ कि हमने एंगल्स को वो कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया। हमने बोला कि एंगल जो लेंगे हम वो -π/2 से लेके +π/2 के अंदर का ही एंगल लेंगे, उससे बाहर का एंगल नहीं लेंगे। ठीक है, और इस तरीके से हर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके इनवर्स निकाला गया। ठीक है, tan के कहीं कहीं पे देखो रेस्ट्रिक्शन इन द सेंस, हम क्या चाहते हैं प्रत्युष कि अगर हम इनपुट दे तो हमारा एक ही आउटपुट आना चाहिए, और क्योंकि हम उसको वन वन फंक्शन बनाना चाहते हैं ना, तो हम ये ध्यान में रखना चाहते हैं कि अगर हमने किसी चीज का tan कैलकुलेट किया और वो 1/√3 आ गया, तो अब हमारा ग्राफ में ऐसा कोई इनपुट ना जाए या कोई ऐसा आउटपुट ना जाए जिसके लिए 1/3 निकल कर आ रहा है, 1/√3 निकल कर आ रहा है। ठीक है, हमने वन वन फंक्शन बनाने के लिए और ऑन टू फंक्शन बनाने के लिए रेस्ट्रिक्शंस किए। क्लियर? तो अब इस तरीके से आपको क्या याद रखना है, ये जब थोड़ा सा लॉजिक समझ में आ जाएगा तो देन यू नीड टू रिमेंबर द डोमेन एंड रेंज। सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल। डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्या होता है गाइस कि 11th में आपने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन रेंज पढ़ा हुआ रहता है, जैसे साइन का डोमेन r होता है, रेंज -1 से 1 होता है। अब यहाँ पे साइन इनवर्स का डोमेन रेंज क्या होगा वो हमको देखना है। अच्छा, उससे पहले एक और चीज, क्या होता है, स्टूडेंट्स कहाँ पे कंफ्यूज करते हैं, जो मैंने फील किया हुआ है, जब आप साइन कैलकुलेट करते हो ना तो हम साइन थीटा का कैलकुलेट करते हैं, वेयर थीटा इज सम एंगल। आप साइन कैलकुलेट करते हो किसी एंगल का, और आपको जो आउटपुट मिलता है, वो आउटपुट क्या होता है, इट्स अ रियल नंबर। इट्स अ रियल नंबर, रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, रूट तो देखते ही हम लोग साइन 45। तो मेन चीज जो है कि हम t कैलकुलेट करते हैं, t इज t रेशियो। ठीक है, t इज t रेशियो ऑफ एन एंगल कैलकुलेट करते हैं, और हमें जो आउटपुट आता है वो आउटपुट आता है एक रियल नंबर। अब t जब इनवर्स की बात करेंगे, यस विनीत हैंड रेज किया, बताओ क्या पूछना है। जहां फंक्शन बाइजेक्टिव होगा वही उसका रेंज, हाँ आई थिंक यू आर ट्राइंग टू राइट, जहां बाइजेक्टिव होगा वहां उसका रेंज उसके कोडोमेन के बराबर होगा। आउटपुट विल बी एन एंगल। तो दिस थिंग, स्टूडेंट्स अभी भी क्या सोचते हैं कि हम जो आईटीएफ, हम अगर किसी का टी इनवर्स कैलकुलेट करें, साइन इनवर्स कैलकुलेट करें, तो स्टूडेंट्स आंसर देते हैं साइन इनवर्स, कुछ पूछा मैंने उनको साइन इनवर्स समथिंग, वो आंसर देते 30°, वो आंसर देते 45°। लेकिन भाई साहब ये ध्यान में रखना कि डाउट ना हो, जब हम ट्रिगोनोमेट्री करते हैं साइन 30°, तो साइन कैलकुलेट करें एंगल का तो हमको आउटपुट आया 1/2, लेकिन जब अब हम साइन इनवर्स 1/2 पूछेंगे तो साइन इनवर्स 1/2 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, एक एग्जांपल लिख लेते हैं, साइन इनवर्स 1/2, इसका मतलब हुआ यू नीड टू राइट एन एंगल, आपको वो एंगल लिखना है whose sine is equal to
1/2, राइट। आपको जब पूछा जाएगा साइन इनवर्स 1/2, तो आपके अपने माइंड में आपको सोचना क्या है, यार वो कौन सा एंगल है जिसका साइन कैलकुलेट करते हैं तो 1/2 आता है। तो अगर वो एंगल आपके दिमाग में हिट कर गया कि यार 30 डिग्री का जब साइन कैलकुलेट करते हैं तो 1/2 आता है, तो देन यू विल रियलाइज कि इसका आंसर फिर क्या होना चाहिए। जब यहां पे आपको क्लियर हो जाता है कि सिंस साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, देयरफॉर जब आपको साइन इनवर्स 1/2 पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 30 डिग्री आना चाहिए। आपका जो आउटपुट आएगा that output should be an angle, ठीक है, this output should be an angle. So I believe ये डाउट आपके दिमाग से नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी किसी भी स्टूडेंट को नहीं आना चाहिए। ओके, दो लोगों ने हैंड रेज किया है, क्या पूछना है? अदनान बताओ, विनीत हैंड रेज किया, कुछ पूछना है क्या? नहीं, रियल नंबर तो अदनान क्या होता है कि जैसे 1/2 है तो 1/2 एक रैशनल नंबर हो गया। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, एंड साइन 45 डिग्री या साइन 60 डिग्री में रूट आ जाता है। साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। तो वो कैसे केसेस होते हैं? वो होते हैं इरैशनल वाले, ठीक है, वो होते हैं इरैशनल वाले। प्रत्युष का क्वेश्चन है, प्रत्युष बेसिक वैल्यूज आपको बोर्ड्स में बेसिक वैल्यूज पे ही पूछेंगे, ठीक है, कोई टिपिकल वैल्यू नहीं आने वाली। अदिति राज, इज इट क्लियर? अदिति राज, कोई डाउट है? ओके, तो चलो, अब मैं कह रहा था कि अब हमको क्या चीज जानना है, डोमेन एंड रेंज ऑफ आईटीएफ। आईटीएफ के जो फंक्शन है उनका डोमेन रेंज हमको याद होना चाहिए। तो मैं लिखने में टाइम वेस्ट ना करते हुए, कहाँ गया हमारा एनसीईआरटी? हाँ, तो गाइस ये एनसीईआरटी का स्क्रीन शेयरिंग किया एनसीईआरटी का। तो यहाँ पे आपको कौन सा पेज, ये सब रीड कर लेना एक बार, ठीक है। ये ग्राफ वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, उस पे अभी उतनी जरूरत नहीं है, आप लोग ग्राफ देख लेना। आई नीड द टेबल, आ गया भाई टेबल, ये रहा। तो ये टेबल कौन सा पेज में है? 40। तो ये टेबल आप लोगों के माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ये टेबल आपके माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए। लिख देता हूं साथ ही साथ, मेमोराइज द टेबल फ्रॉम एनसीईआरटी पेज 40, ठीक है। अभी मैं क्या होता है कि जैसे आप लोग साइन वगैरह का याद रखे थे ना कि साइन और कॉस का डोमेन भी सेम होता है, रेंज भी सेम होता है। उसके बाद टैन और कॉट में भी कुछ सिमिलैरिटी, टैन और कॉसेक, सॉरी टैन और सेक में भी सिमिलैरिटी होता है डोमेन रेंज का। उसके बाद बाकी दो कॉट और कॉसेक हो गए, उनमें भी कुछ सिमिलैरिटी होती है। सिमिलरली यहाँ भी जब आप याद करते हो तो वी हैव सम सिमिलर फंक्शंस, सिमिलर कुछ कुछ चीजें होती है। जैसे देखो मैं एक बार लिखता हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेंगे टी इनवर्स, यहाँ पे उनका डोमेन और यहाँ पे उनका रेंज, ठीक है। तो गाइस जनरली क्या होता है ना कि जब हम फंक्शन का इनवर्स लेते हैं, जनरली क्या होता है कि हम जब किसी फंक्शन का इनवर्स लेते हैं तो जैसे यहां पे हो गया, यहां पे एक छोटी सी चीज लिख रहा हूं कि कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको बेसिक पता होना चाहिए। लाइक इफ gx इज द, अगर gx इनवर्स है fx का, अगर gx इनवर्स है fx का, देन डोमेन ऑफ
एक का डोमेन दूसरे का रेंज बन जाता है। देन डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ जी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू रेंज ऑफ जी एक्स, एंड रेंज ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू सॉरी रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी एक्स हो जाता है। पता है हमको क्यों रेस्ट्रिक्ट करना पड़ रहा था? इसीलिए रेस्ट्रिक्ट करना पड़ रहा था कि वो तो मेनी वन फंक्शन था, हम अब एक का डोमेन दूसरे का रेंज बनाना चाहते हैं, तो हमको ये दिखेगा कि एक ही एंगल के लिए अलग अलग रेंज में हमको वैल्यूज देखने को मिल जाएंगी, राइट? तो इसीलिए हमको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ गया। जैसे कि आप अगर मैं साइन इनवर्स 1/2 बोलूं, तो साइन इनवर्स 1/2 30 डिग्री पे भी आता है, फिर 150 डिग्री पे भी आता है, 390 डिग्री पे भी आता है। तो अब अगर हम सीधा इसका डोमेन को उधर का रेंज बना देते, तो आपको दिखता कि 1/2 के लिए वो डंडा बहुत बढ़ जा रहा है, मतलब फॉर वन इनपुट यू आर हैविंग मल्टीपल आउटपुट्स। वो टर्म समझ नहीं आया। प्रत्येक कौन सा टर्म नहीं समझ में आया? ग्राफ रिमेंबर करना पड़ेगा। ग्राफ यार ऐसे तो नहीं पूछा कभी भी बोर्ड्स में, ठीक है, बट इस बार तो सब कुछ नया नया एक्सपीरियंस होगा हम सबको, तो आई विल सजेस्ट कि मेमोराइज द शेप ऑफ ग्राफ। मेमोराइज द ग्राफ क्या होता है ना, कहीं पे कोई सोल्यूशन वगैरह में मान लो कि ज्यादा कुछ लिखना नहीं था, ग्राफ चिपका दिए, वहां पे वैल्यू क्रिएट हो जाती है कि वाह बंदे को ग्राफ पता है। अच्छा प्रत्यय देखो क्या होता है कि जब आप इनवर्स निकालते हो ना, इनवर्स मान लो आपने एक फंक्शन है एफ एक्स, उसका इनवर्स निकाला जी एक्स, तो अगर वो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है और आपने उसका इनवर्स कैलकुलेट कर लिया, उसमें हमको किसी डोमेन रेंज में रेस्ट्रिक्शन नहीं लाना पड़ा, तो उस केस में अगर एफ एक्स का आपने इनवर्स निकाला था वो जी एक्स है, तो एक का डोमेन दूसरे का रेंज बन जाता है। ये एक्चुअली चैप्टर 1 से रिमूव कर दिया गया है, बट अभी थोड़ा सा यहाँ पे बस उसका नॉलेज इतना रखो कि अगर एक फंक्शन का इनवर्स है दूसरा फंक्शन, तो एक का जो डोमेन था वो दूसरे का रेंज हो जाएगा, और एक का जो रेंज था वो दूसरे का डोमेन हो जाएगा, सिंपल एज दैट। ओके, सो अब देखो बात करते हैं थोड़ा सा टी रेशियोज, यहीं पे खत्म करेंगे और 2-3 क्वेश्चंस करेंगे और 10 मिनट मेरे ख्याल से आपको रुकना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स। जैसे इनका साइन एक्स और कॉस एक्स का डोमेन रेंज में सिमिलैरिटी था, यहाँ पे भी है। यहाँ पे आप जब इनका डोमेन निकालोगे तो दोनों का डोमेन है -1 से 1 क्लोज ब्रैकेट, -1 से 1 क्लोज ब्रैकेट। रेंज क्या हो जाएगा? तो गाइज हमने साइन के केस में क्या किया था, -π/2 से लेके +π/2 का मैंने वो डाला है। ये जो रेंज यहाँ पे है, दिस इज आवर प्रिंसिपल वैल्यू फंक्शन, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पे रेंज हमारा क्या आ जाएगा, इस केस में आएगा -π/2 से लेके +π/2 तक, ठीक है, -π/2 से लेके +π/2 तक। तो अगर मैं क्वाड्रेंट की बात करूं, तो ये क्वाड्रेंट 1 प्लस क्वाड्रेंट 4 हो गया, क्वाड्रेंट 1 प्लस क्वाड्रेंट 4 हो गया। क्लियर? ये मैं बताऊंगा ये सब क्यों किया गया, बट अभी फिलहाल मैं वैल्यूज लिख रहा हूं। सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स की बात करें, कॉस इनवर्स एक्स का होता है 0 से पाई, 0 से पाई। अब 0 से पाई कहां पे आया, क्वाड्रेंट 1 में आया है प्लस क्वाड्रेंट 2 में आया है, ठीक है, क्वाड्रेंट 1 में आया है प्लस क्वाड्रेंट 2 में आया है। पाई पे वैसे ओपन ब्रैकेट्स रहता है क्योंकि कॉस का वैल्यू 0 और पाई पे सेम आता है, नहीं -1 रहता है ना, -1 और कहीं पे आता है क्या, -1 और कहीं पे नहीं आता, ठीक है, तो इस पे क्लोज ब्रैकेट रहेगा। हाँ, नेक्स्ट इज tan इनवर्स एक्स एंड cot इनवर्स एक्स। अब याद करो tan x का डोमेन r होता था, सॉरी tan x और cot x का जो रेंज होता था वहां पे वो r होता था, तो यहाँ पे इनका डोमेन भी क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। नोटिस करो गाइस, ये वाला जो था दिस वाज एक्चुअली रेंज ऑफ sin x। अब ये यहाँ पे क्या बन गया, इसका डोमेन बन गया है। सिमिलरली -1 से 1 ये भी क्या होता था, ये होता था आपका रेंज ऑफ
cos x, ये होता था आपका रेंज ऑफ cos x। अब ये यहाँ पे क्या बन गया, इसका डोमेन बन गया। सिमिलरली r रियल वैल्यू, ये एक्चुअली क्या होता था, ये होता था आपका रेंज ऑफ tan x एंड cot x, ठीक है। तो tan x और cot x का ये रेंज हुआ करता था, लेकिन अब ये tan इनवर्स और cot इनवर्स का क्या बन रहा है, डोमेन बन रहा है। तो इस तरीके से हम इसको रिलेट याद करेंगे ताकि हमें नया जैसा फील ना हो। यस प्रत्युष, रेंज इज द रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, ठीक है। यहां पे हमने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं किया हुआ है कहने के लिए। फिर क्या बचा हमारे पास, cosec इनवर्स x एंड sec इनवर्स x, ठीक है। तो इस केस में याद करो cosec और sec, cosec का भी -1 से लेके 1 तक का कोई वैल्यू नहीं होता था, बाकी सारा होता था। sec में भी -1 से लेके 1 तक का कोई भी वैल्यू वो नहीं लेता था आउटपुट। sec और cosec का जो रेंज था वो -1 से 1 को छोड़कर बाकी कुछ भी रियल आ सकता था। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हम वही लिखेंगे, r एक्सेप्ट -1 से 1, यहाँ पे आया ओपन ब्रैकेट्स, ठीक है, यहाँ पे आया ओपन ब्रैकेट्स। अगेन ये क्या था, दिस यूज्ड टू बी द रेंज ऑफ, ये किसका रेंज होता था, cosec x और sec x का रेंज हुआ करता था, ठीक है। अब आते हैं हम इनके रेंज के बारे में। तो गाइस रेंज क्या होता है, जो उधर डोमेन होता था वो यहाँ पे रेंज बनेगा, लेकिन यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन पे बन रहा है। डोमेन को हमने रेस्ट्रिक्ट किया ना 1 फंक्शन बनाने के लिए। तो जैसे कि sin x का अगर आप याद करोगे तो sin x का डोमेन होता था r, लेकिन अब हमने उसका रेस्ट्रिक्शन क्या कर दिया, क्वार्टर कह रहे हैं, क्वाड्रेंट 1 प्लस क्वाड्रेंट 4, Q1 और Q4 -π/2 से लेके +π/2 तक होगा। cos का भी डोमेन उधर क्या होता था, r होता था, लेकिन cos इनवर्स का डोमेन को क्या कर दिया, 0 से पाई कर दिया। सिमिलरली tan के केस में अगर हम बात करें तो tan का क्या होता था, हाँ प्रत्युष -1 और 1 पे ओपन ब्रैकेट इसीलिए है क्योंकि जैसे sin 90 1 होता है ना, तो sin इनवर्स 1 में आप 90 डिग्री बोलोगे π/2। सिमिलरली cosec इनवर्स 1 पे भी आप बोलोगे π/2। cosec इनवर्स 1 हमारा डिफाइन रहता है इसीलिए। तो अब आते हैं tan इनवर्स और cot इनवर्स पे भाई। तो tan इनवर्स का वहां पे डोमेन होता था हाँ tan का वहां पे tan x का जो डोमेन होता था वो था r, कुछ भी ले सकते थे, लेकिन एक हमें लिमिटेशन होता था, π/2 के मल्टीपल्स नहीं ले सकते थे। π/2 पे क्या होता था कि हमारा cos tan इज साइन बाई cos ना, और cos 90 0 होता था। तो हम कहते थे कि π/2 के सारे मल्टीपल्स हटा दो, ऑड मल्टीपल्स। यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग क्या सिचुएशन होगा, यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस आ गया। तो tan x के केस में, tan इनवर्स x के केस में इट इज अगेन -π/2 से लेके +π/2, बट नाउ इट इज ओपन ब्रैकेट, नाउ इट इज ओपन ब्रैकेट एंड अगेन इट इज लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे ना रेस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं, तो इसीलिए उसको बहुत छोटा कर दिया गया। फिर बात करते हैं कॉट का। तो कॉट के केस में क्या है, 0 से पाई, दोनों में ओपन ब्रैकेट आ रहा है, ठीक है। अगेन ये कहां पे है, क्वाड्रेंट 1 प्लस क्वाड्रेंट 2। तो ऊपर वाले के साथ रिलेट करो, साइन इनवर्स x भी क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 4 में आता था, tan इनवर्स x भी क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 4 में आ रहा है, लेकिन वो साइन इनवर्स में दोनों जगह पे क्लोज ब्रैकेट है और tan इनवर्स में ओपन ब्रैकेट है। सिमिलरली cos इनवर्स और cot इनवर्स दोनों का एंगल जो लाई करेगा, आउटपुट जो लाई करेगा, वो या तो क्वाड्रेंट 1 में होना चाहिए या क्वाड्रेंट 2 में होना चाहिए। बस cos इनवर्स में 0 और पाई पे क्लोज ब्रैकेट है, जबकि cot इनवर्स में वो ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। फिर आते हैं बात cosec इनवर्स का। तो cosec इनवर्स में क्या लगता है गाइस, कहां पे होना चाहिए, cosec इनवर्स और sin इनवर्स तो सेम ही वो रहना चाहिए ना। तो इधर होता है -π/2
से लेके प्लस पाई बाई टू ओपन ब्रैकेट। लेकिन इसमें एक केस है, क्योंकि कॉस आप कॉसेक क्या होता है, 1/sin होता है। कॉसेक आपका 1/sin होता है और साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है। तो मतलब कॉसेक जीरो जो याद करो, कॉसेक जीरो डिफाइन नहीं होता था, कॉसेक जीरो डिफाइन नहीं होता था। तो इसीलिए यहां पे क्या करेंगे हम लोग, 0 डिग्री जो है 0 डिग्री को माइनस कर दिया। मतलब -π/2 से लेके +π/2 तो कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन जीरो को हटा दिया क्योंकि कॉसेक इनवर्स जीरो डिफाइन नहीं होगा। ठीक है। सिमिलरली बात करें सेक का, तो सेक में भी फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, 0 से पाई तो लगाया, लेकिन याद करो cos 90 का वैल्यू 0 होता है। तो cos 90 0 है, तो sec 90 क्या होगा, sec 90 हो जाएगा 1/cos 90 और 1/0 जो कि अनडिफाइंड है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे हमने π/2 को हटाना पड़ता है, 90 डिग्री को हटाना पड़ता है। ठीक है। तो फाइनली अगर आप रिलेट कर सक रहे हो, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, दिस इज अगेन कमिंग इन क्वाड्रेंट 1 प्लस क्वाड्रेंट 2। ये कहां पे आ रहा है, क्वाड्रेंट 1, सॉरी ये क्वाड्रेंट 2 में है और ऊपर वाला क्वाड्रेंट 4 बन रहा है, ऊपर वाला क्वाड्रेंट 4 बन रहा है। तो फाइनली इफ यू रिलेट साइन tan cosec, साइन tan cosec तीनों के तीनों -π/2 से लेके +π/2 में है। कहीं पे क्लोज ब्रैकेट है, कहीं पे ओपन ब्रैकेट है, वो आपको ध्यान देना होगा। तो तीनों का रेंज या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, एंगल तीनों का आउटपुट या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। कॉस कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स एंड सेक इनवर्स, ये तीनों का आउटपुट कहां पे रहेगा, ये तीनों का आउटपुट या तो क्वाड्रेंट 1 में रहेगा या फिर क्वाड्रेंट 2 में रहेगा, उसके आगे नहीं निकलेगा। प्रत्यय का कहना है कि कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स में क्लोज ब्रैकेट रहेगा। प्रत्यय क्लोज ब्रैकेट नहीं रहता, बिकॉज जो डोमेन, जिस तरीके से हमने डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया ना, डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, हाँ यहाँ पे तो क्लोज ब्रैकेट रहेगा, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट रहेगा क्योंकि π/2 तो आ ही सकता है, यहाँ पे भी क्लोज ब्रैकेट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट रहेगा। क्लियर, दोनों जगह पे ये क्लोज रहेगा। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि साइन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स पूरा सेम होता, बस थोड़ा सा अंतर आया है वो एक एंगल के लिए। और वो कैसे याद रखोगे आप, साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है, तो कॉस कॉसेक जीरो क्या होगा, 1/0 अनडिफाइंड, तो इसीलिए वहां से जीरो को हटाया गया। सिमिलरली कॉस 90 का वैल्यू जीरो होता है, तो सेक 90 क्या हो जाएगा, सेक 90 आपका 1/0 हो जाएगा जो कि होगा अनडिफाइंड, इसीलिए उसको हमने क्या कहते हैं, रिमूव कर दिया। राइट। और क्वाड्रेंट याद रखो, सेक टेन कॉसेक क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 4 में आ रहा है, कॉस कॉट और सेक ये क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 2 में आ रहा है। ठीक है। सो इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस का आंसर करना होता है। वो कैसे आंसर करते हैं यार, मान लो ये जब चीज क्लियर हो जाती है, हाँ देखो यहां पे अब हम आ सकते हैं क्वेश्चंस पे। मेरा हमारा थ्योरी खत्म हो गया। ठीक है, थ्योरी इज ओवर, नाउ क्वेश्चंस। एक दो क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाता हूं और उसके बाद हम लोग सेशन को एंड कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, मान लो मुझे निकालना था साइन इनवर्स 5। साइन इनवर्स 5 का वैल्यू कितना होगा, साइन इनवर्स 5 का वैल्यू कितना होगा, विनीत सिन्हा, साइन इनवर्स 5 कितना होगा। वेरी गुड प्रत्यय, वेरी गुड प्रत्युष। सब कोई चैट में बताओ।
विनीत ने बता दिया नॉट डिफाइंड। सिन्हा 1/5 कैसे? ऋतिक सही बता रहे हो, इसका वैल्यू नहीं आएगा। प्रत्युष सही बोला है। नहीं प्रत्युष एक्स नहीं, देखो यहां पे विल गो बैक। साइन इनवर्स का डोमेन क्या है? -1 से 1। साइन इनवर्स का डोमेन -1 से मतलब कि हम साइन इनवर्स अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही होना चाहिए पहले तो, ठीक है। तो इधर तो आप लिखोगे नॉट डिफाइन, इधर आप लिखोगे नॉट डिफाइन यार, बिकॉज 5 is not in the domain, because 5 is not in the domain. Okay, very good Aditi Raj। विनीत को चैट नहीं मिल रहा। जूम कितने दिन से यूज कर रहे हो भाई? अच्छा नेक्स्ट, अब मैंने आपको दिया साइन इनवर्स 1/2। तो आपको सोचना क्या है? आपको एक ऐसा एंगल सोचना है, थिंक ऑफ एन एंगल थीटा सच दैट, st लिख रहा हूं, हाँ, सच दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड थीटा जो आपका आएगा वो थीटा कहां पे होना चाहिए गाइस? थीटा का रेंज क्या है? -π/2 से π/2। तो अब आपको क्या सोचना है यार? आपको सोचना है कि मुझे एक ऐसा थीटा चाहिए जो कि -π/2 से लेके +π/2 के बीच में हो, और उसका साइन कैलकुलेट करेंगे तो आना चाहिए हाफ। तो यहाँ पे साइन थीटा ये कितना होगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब कितना हो गया? π/6 हो गया। तो यहां से थीटा कितना निकल कर आ जाएगा? थीटा निकल कर आएगा π/6। गाइस एक और चीज ध्यान रखना, आंसर जब करोगे तो एंगल को रेडियन में रखना, डिग्री में मत रखना, ठीक है। एंगल्स को डिग्री में मत रखना। तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा π/6। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अदनान, इज दिस क्लियर? प्रत्युष, प्रत्यय, अभिषेक, कन्हैया, अदनान सही है? ओके, तो व्हाट इज द सिंपल अप्रोच? लेट्स से इफ आई गिव यू, मैं आपको एक और क्वेश्चन दे देता हूं, tan इनवर्स √3। तो हमारा तरीका क्या होता है? हमारा तरीका होता है लेट, आपको मान लो थोड़ा सा बड़ा करना है सॉल्यूशन को, ठीक है, दिखाना है कि सर मुझे अच्छे से लिखना आता है। तो हम करेंगे लेट tan इनवर्स x √3 इज इक्वल टू थीटा। तो इम्प्लाइज √3 इज इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा। अच्छा, साथ ही साथ ये थीटा कहाँ पे लाई करना चाहिए? तो थीटा इसके रेंज के अंदर ही आना चाहिए, याद रखना, थीटा इसके रेंज के अंदर ही आना चाहिए। तो अब आपको सोचना क्या है गाइस? आपको सोचना है tan थीटा का वैल्यू √3 कब होता है। एक बार मैं आपको फिर से टेबल पे ले चलता हूं। तो टेबल में देखो tan इनवर्स x का रेंज कहां पे लाई करता है? क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 4। क्वाड्रेंट 1 में tan पॉजिटिव और क्वाड्रेंट 4 में tan नेगेटिव। तो अभी हमको ये पता चल जाएगा कि सिंस √3 is positive, so theta will lie in quadrant 1। थीटा और ये कंफ्यूज कर लेगा, सो क्वाड्रेंट 1 में लाई करेगा, ठीक है। और यहां से आपको पता चल जाएगा कि थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए? π/3 होना चाहिए, क्योंकि tan 60 डिग्री होता है आपका π/3। ओके, tan 60 डिग्री होता है आपका π/3। I hope this is clear to everyone guys। ठीक है, चलो। तो साइन इनवर्स, tan इनवर्स वगैरह तो हो गया। लोग थोड़ा फंसते कहां पे वो मैं बताता हूं। फंसते कॉस वगैरह के क्वेश्चंस में। जैसे मान लो मैंने आपको दिया है कॉस इनवर्स 1/2, ठीक है। फिर से एक क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 1/2, तो इसको हम थीटा मानेंगे। तो यहां से मेरा थीटा कितना आ जाएगा? कॉस, सॉरी 1/2 कितना आ जाएगा गाइस? 1/2 हो जाएगा आपका कॉस थीटा। अब हमको क्या सोचना है?
कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, तो थीटा, विनीत नाम भी शो हो जाता है सबको स्क्रीन पे, रुको ये एनोटेशन बंद कर रहा हूं। तो थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि कॉस वहां पे पॉजिटिव होता है, ठीक है, वहां पे कॉस पॉजिटिव होता है। तो यहां से थीटा का वैल्यू कितना आ गया, कॉस कितना निकालोगे कि हाफ आएगा, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है 60 डिग्री। अब 60 डिग्री तो हमको लिखने के लिए मना किया गया है, तो हम इसको क्वाड्रेंट में लिख देंगे π/3, हम इसको क्वाड्रेंट में लिख देंगे π/3, ठीक है। एक अब दूसरा क्वेश्चन, मान लो मैंने आपको दिया cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2, तो इसको भी हम थीटा मानेंगे। और अब -1/2 कितना है, cos थीटा हो रहा है। अब cos का वैल्यू नेगेटिव है, cos का वैल्यू नेगेटिव है, टेबल पे चलोगे तो टेबल के अकॉर्डिंग cos इनवर्स का रेंज क्या है, 0 से पाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो इस हिसाब से थीटा को कहां लाई करना पड़ेगा, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। यहां से हमें ये पता चल जाएगा कि थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, क्लियर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसका टेक्निक जो होता है वो टेक्निक कहता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में तो पता चल गया, अब कॉस कितना, अगर हम बात करें, माइनस को थोड़ा टाइम के लिए दूर रखो, हाफ के बारे में सोचो, तो अभी हमने ऊपर सॉल्व किया था कि cos π/3 इज इक्वल टू cos थीटा, माइनस को अलग किया, हाफ कहां पे आता है, cos π/3 पे आता है। अब अगर हम इस माइनस को अंदर ले जाना चाहते हैं, माइनस को अंदर ले जाना चाहते हैं और ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाना चाहते हैं, तो हमको क्या करना होता है, cos ऑफ π-π/3 लिखना पड़ेगा, π-π/3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि गाइस cos ऑफ π-θ इज माइनस cos थीटा। रीजन क्या है, रीजन इज cos ऑफ π-θ इज इक्वल टू माइनस cos थीटा होता है, cos ऑफ π-θ इज इक्वल टू माइनस cos थीटा होता है। तो यहां पे अगर मैं इसको माइनस cos थीटा मानूं, तो अगले स्टेप में मैंने उसको कैसे लिखा, मैंने उसको cos ऑफ π-θ में कन्वर्ट कर दिया। सेकेंड एक्स वाला कौन सा कह रहे हो ऋतिक, नहीं समझा मैं। एंड नाउ दिस इज योर cos ऑफ 2π/3, cos 2π/3 इज इक्वल टू cos थीटा। अब कह सकते हैं कि cos दोनों जगह से हट जाएगा और थीटा का वैल्यू हमको मिल गया 2π/3। 2π/3 का मतलब कितना होता है, 120 डिग्री होता है, और वो आपका कहां पे लाई कर रहा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, ठीक है। सो अल्टीमेटली एक छोटी सी चीज यहाँ पे हम लोग फाइनल इसको सेशन को एंड करते हैं। मैं एक लास्ट स्टेप लिखना चाहता हूँ, क्वेश्चंस वगैरह तो अभी मेरे पास है नहीं, तो मैं उसको एक काम करूंगा, पेपर पे लिख के क्वेश्चंस आपको कल क्लास, मंडे को क्लास में दे दूंगा। कॉस इक्वेट हुआ, काटेंगे थोड़ी, काटा मैंने थोड़ी, इक्वेट किया। मैं कह रहा हूँ कि cos थीटा अगर cos 2π/3 के बराबर है तो थीटा को 2π/3 होना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो फाइनली हमने जो क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करोगे तो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको लास्टली प्रोसेस बता देता हूँ। लास्टली प्रोसेस क्या है कि if sin inverse x, tan inverse x and cosec inverse x नहीं, इनफैक्ट थोड़ा सा एक काम करता है, इफ एनी टी इनवर्स, कोई भी टी इनवर्स वाला जो होता है ना, if any t inverse x is equal to positive,
then angle will lie in फर्स्ट क्वाड्रेंट। किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का इनवर्स कैलकुलेट कर रहे हो और वो वैल्यू पॉजिटिव है, अगर टी इनवर्स एक्स मतलब अंदर जो एक्स है वो पॉजिटिव दिया हुआ है, ये इज इक्वल टू पॉजिटिव नहीं है गाइस, इसका मतलब है कि हमारा वेयर एक्स इज पॉजिटिव, अगर एक्स पॉजिटिव दिया हुआ है तो जो एंगल आएगा, एंगल का मतलब जो आउटपुट आएगा, एंगल का मतलब जो आउटपुट आएगा वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं बोलूं इफ x इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, इफ x इज इक्वल टू हाफ देयरफॉर साइन इनवर्स x विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, cos इनवर्स x हो गया इट विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, tan इनवर्स x होगा इट विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, लेकिन इफ t इनवर्स x कैलकुलेट कर रहे हो वेयर x आ रहा है नेगेटिव, x आ रहा है नेगेटिव, तो उस केस में दो केसेस आते हैं, एक होता है साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x एंड cosec इनवर्स x। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि आउटपुट विल बी माइनस थीटा। ठीक है, वेयर थीटा इज इक्वल टू टी इनवर्स x और वहां पे x होता है पॉजिटिव, जैसे कि मुझे कैलकुलेट करना है साइन इनवर्स माइनस हाफ, तो मैं क्या करूंगा, माइनस को बाहर निकाल लिया और मैं ये कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, माइनस को एक तरीके से बाहर निकाल लिया और अब अंदर हमारे पास जो x है साइन इनवर्स x, वो x मेरा पॉजिटिव है। अब साइन इनवर्स x कैलकुलेट करना तो आसान है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो थीटा का वैल्यू यहां से आ जाएगा आपका π/6, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, -π/6 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हमको tan इनवर्स -1 दिया गया है तो हम क्या करेंगे, माइनस को बाहर निकाला, tan इनवर्स 1 बचेगा, tan इनवर्स 1 45 डिग्री पे आता है तो ये आपका π/4 लिखोगे और उसके आगे माइनस लगा दोगे। कॉसेक के, अगर कॉसेक का भी देख लेते हैं, कॉसेक इनवर्स 2 की बात करें तो -2, तो माइनस को बाहर निकाल लिया, कॉसेक इनवर्स 2 को अब कैलकुलेट करोगे, कौन सा एंगल है जहां पे वो 2 आता है, इट इज 30 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा -π/6। ठीक है, तो जो सिंपल सा अप्रोच आप लोगों को बताया गया है वो सिर्फ इतना ही है कि माइनस साइन टैन और कॉसेक के केस में अगर माइनस दिया हुआ है अंदर तो माइनस को बाहर निकाल लेंगे और जो बचा हुआ पार्ट है वो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल लिखोगे और उसके आगे बस एक माइनस का साइन लगा के खत्म करोगे। ठीक है, एंड जब बात होती है सेकेंड केस, सेकेंड है आपका अगर हमको टी इनवर्स एक्स कैलकुलेट करना है वेयर x इज नेगेटिव, तो उस केस में cos इनवर्स x हो गया। ठीक है, cos इनवर्स x हो गया, मान लो कि नेगेटिव वैल्यू है इस तरीके से, दिस इज लाइक पाई माइनस cos इनवर्स x। ठीक है, जैसे कि मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, cos इनवर्स -1/2 करना है, तो आप क्या करोगे अपने माइंड में, अंदर जो माइनस है उसको हटा दिया,
अंदर का माइनस को हटाया और cos इनवर्स 1/2 कैलकुलेट करोगे, जो भी आएगा उसको पाई में से घटा दोगे। तो 1/2 कहाँ पे होता है, cos 60 डिग्री पे होता है, 60 डिग्री पे। तो आप पाई में से क्या करोगे, π/3 घटा दोगे, तो ये आ जाएगा 2π/3। ठीक है। सिमिलरली सेक इनवर्स 1/2 दिया हुआ था, सेक इनवर्स 2 दिया हुआ, -2 दिया हुआ है लेट्स से, तो हम पाई को बाहर निकाल लेंगे, माइनस को बाहर निकालोगे तो ये पाई बाहर ऐसा आ जाएगा और सेक इनवर्स 2 हो जाएगा। सेक इनवर्स 2 आता है वही 60 डिग्री पे, तो पाई माइनस π/3 हो जाएगा आपका 2π/3। एंड लास्टली वी हैव cot, cot इनवर्स 1/√3 माइनस, तो माइनस है, कॉट है, तो आप क्या करोगे, पाई बाहर निकाल लोगे और कॉट इनवर्स √3 कैलकुलेट 1/√3 कैलकुलेट करोगे। अब कॉट 1/√3 होता है 60 डिग्रीज पे, तो 60 डिग्रीज पे फिर से ये आपका पाई माइनस π/3, ये हो जाएगा आपका 2π/3। तो बेसिकली आपका प्रोसेस क्या रहेगा, द प्रोसेस विल बी दैट फॉर cos inverse x, sec inverse x and cot inverse x. तो इस केस में if x is negative, so output will be in second quadrant, output will be in second quadrant, बस एक मिनट, and theta, and it will be pi माइनस थीटा। ठीक है, तो जो भी मतलब कि माइनस हटा के कैलकुलेट करना, तो थीटा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का, उसको पाई में से हम घटा देंगे, राइट। सो आई एंड द सेशन हियर ओनली। क्वेश्चंस वगैरह हम उस दिन और करेंगे, क्योंकि टॉपिक वाइज बस इतना ही करना था। ठीक है, हाँ, बाकी लोग आप लोग लीव कर सकते हो, जिन जिन को मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट्स में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। हाँ, अभिषेक का डाउट है 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का 2। ठीक है, देखते हैं, ये फाइल मैं आप लोगों को दे दूंगा, डोंट वरी, पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, राइट। तो अभिषेक चलो अब चलते हैं, फटाफट पेज नंबर बता दो तो क्या है अभिषेक, पेज नंबर क्या है? सिक्सटी 76 है। ओके, आ गया इस पेज पे। इसमें आप कौन सा कह रहे हो? 3.1 क्वेश्चन नंबर 6 का 2, 6 का 2। अच्छा देखो, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, ठीक है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है एक दूसरे के साथ। तो अगर ये मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहां से x प्लस वाई होगा, ये x प्लस वाई किसके बराबर होगा? 6 के बराबर होगा। ठीक है, फिर नीचे 5 प्लस जेड दिख रहा है, ये 5 प्लस जेड किसके बराबर होगा? 5 के बराबर होगा। और लास्ट में एक्स वाई दिख रहा है, वो एक्स वाई किसके बराबर होगा? 8 के बराबर होगा। ठीक है अभिषेक, सो नाउ ये तो बड़ा आसानी से सॉल्व हो गया। यहां से z का वैल्यू 0 आ गया, यहां से तो z का वैल्यू 0 आ गया। ठीक है, अब इसको और इसको सॉल्व करना है। x प्लस वाई का वैल्यू 6 है, x इंटू वाई का वैल्यू 8 है। तो मान लो कि आपने ऊपर से x का वैल्यू निकाल लिया, x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 माइनस वाई हो जाएगा।
और आप उसको यहाँ पे पुट कर रहे हो, तो 6 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 8। 6 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 8 किया, एंड यहाँ पे फिर हम लोग 6y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8, और यहां से आप y का वैल्यूज निकालोगे। ठीक है, y के यहां से आपको वैल्यूज आ जाएंगे 4 और 2। तो जब y, अब इधर क्या क्या करोगे अभिषेक, y का वैल्यू ऊपर जो पहला इक्वेशन है ना उसमें पुट करेंगे। तो व्हेन y इज इक्वल टू 4, x कितना आ जाएगा 6 माइनस 4, एंड व्हेन y इज इक्वल टू 2, x कितना आ जाएगा 6 माइनस 2। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व किया और आंसर आ जाएगा। क्लियर? बोलो, कोई दिक्कत? ठीक है, अदनान कह रहा है एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 कह रहे हो अदनान, पेज नंबर बताओ। पेज नंबर 63। अच्छा ये रहा। अरे अदनान, ये तो सेम ही क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे, इधर अगर आप इक्वेशन बनाओगे तो 2a प्लस बी, यहाँ का पहला रो का पहला कॉलम का एलिमेंट और राइट साइड वाला का पहला कॉलम का पहला एलिमेंट, वो 4 है। फिर आप उसी रो में जाओगे सेकेंड कॉलम पे, तो यहां से मिलेगा a माइनस टू बी इज इक्वल टू -3 मिलेगा। अब हमको इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। इन दोनों को आप सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करो टू गेट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइस, इन दोनों को सॉल्व करो टू गेट a एंड b। फिर नीचे वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट, तो 5c माइनस डी इज इक्वल टू 11 हुआ, एंड 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24 हुआ। इन दोनों को सॉल्व करो टू गेट c एंड d। अब इन दोनों को सॉल्व करना मतलब क्या, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है। इन दोनों को सॉल्व करना, अब लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये दोनों अलग सॉल्व होगा, ये दोनों अलग सॉल्व होगा। दैट्स इट। कोई दिक्कत अदनान? से इसके बाद नहीं हो पा रहा, धुलाई होगी धुलाई। लीनियर इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रहा है आपसे। हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सिखाऊं, क्लास 10th वाली चीज। ये मान लो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। मैं देखता हूं कि इक्वेशन 2 में b का कोफिशिएंट है -2 और इक्वेशन 1 में b का कोफिशिएंट है +1। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 में 2 मल्टीप्लाई करूंगा, इक्वेशन 1 में 2 मल्टीप्लाई करूंगा और उसको इक्वेशन 2 के साथ ऐड कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि इधर +2 भी बन जाएगा, नीचे -2 भी था, ऐड करोगे तो वो 0 हो जाएगा। तो यहां आपका क्या हुआ, 4a प्लस a इज इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस ऑफ -3 हो गया। तो फाइनली ये आपका 4a प्लस ए आपका 5a हो जाएगा, और ये 8 माइनस 3 आपका 5 हो जाएगा। तो यहां से a का वैल्यू कितना आया, यहां से a का वैल्यू आया 1, यहां से a का वैल्यू आया 1। अब a का वैल्यू 1 या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो या फिर इक्वेशन 2 में पुट कर दो, वहां से b मिल जाएगा। जैसे आप देखो, इक्वेशन अगर इक्वेशन 1 में ही पुट करते हो तो 2 इंटू 1 प्लस b इज इक्वल टू 4 हो जाता है। तो वहां से b का वैल्यू 2 आ गया, a1 है, b2 आ गया। तो जिस तरीके से मैंने इधर सॉल्व किया उसी तरीके से आपको यहाँ सॉल्व करना है। यार लीनियर इक्वेशन थोड़ी ना सॉल्व करना भी सिखाऊंगा यार, 10th वाली चीज है वो। कैसे सॉल्व करना है वो जानना चाहिए था आपको। चलो
ठीक है, फिर मैं यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।